नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी और आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी चर्चा संभव। कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। इसी के साथ आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से अहम बैठक। और साथ ही बता दें कि यहां पर प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से अहम बैठक और प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी चर्चा संभव। इसी के साथ देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो जारी है और आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बैठक। और साथ ही बता दें कि इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी मोहर लग सकती है। फिलहाल अब देखना होगा कि बैठक के बाद आखिरकार क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक अभी जारी है। तो देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये अहम बैठक है और साथ ही प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी चर्चा संभव है। साथ ही देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की यह बैठक जारी है, तमाम मंत्री इसमें मौजूद हैं और आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से यह अहम बैठक। और इस बैठक में देखना होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर चर्चा और आखिरकार इस बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, क्योंकि आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी चर्चा इसमें और देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में प्रशासकों के कार्यकाल को लेकर भी आखिरकार इस बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि बड़ी बैठक चल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें, क्योंकि बैठक चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है पंचायती चुनाव को लेकर, आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है? बिल्कुल, देखिए आज की धामी मंत्रिमंडल की जो बैठक है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है। अब कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी कि आखिर किन किन प्रस्तावों पर मुहर धामी कैबिनेट ने लगाई है। ऐसे में इस बार सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है लगातार टल रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स जो है वो बीच में आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासकों को तैनात किया गया है। ऐसे में उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, जिसको देखते हुए अब जो कार्यकाल 6 महीने का होता है उसे 1 साल तक का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव जो है उस पर आज मुहर लग सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। और इसके अलावा भी जो अन्य विभाग हैं सभी ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हुए हैं, जिनको लेकर आज बड़े फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं। चाहे हम उपनल कर्मियों की बात करें जो लंबे समय से नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, धामी सरकार ने भी कहा था कि हम एक ठोस नीति बनाएंगे ताकि आप सभी लोगों को का नियमितीकरण जो है वो हो सके। हो सकता है इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सके। इसके अलावा 8 शहरों में धामी सरकार ने घोषणा करी थी कि 8 शहरों में खेल अकादमी जो है वो बनाई जाएंगी, इसको लेकर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसी तरीके से पर्यटन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनको लेकर आज बड़े फैसले जो है इस धामी कैबिनेट में आज हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन शुभांगी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन अगर हम बात करें पंचायती चुनाव को लेकर, विपक्ष हमेशा इसको लेकर बड़ा मुद्दा उठा रहा है कि आखिरकार इस चुनाव में इतनी देरी क्यों। दूसरी तरफ देखा था कि प्रशासकों को लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आखिरकार इनके कार्यकाल को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों समय पर पंचायती चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो क्या आज इसको लेकर भी, इस विषय को लेकर भी, क्योंकि जवाब भी देना है राज्य सरकार को? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पंचायत चुनाव हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव होने में देरी हो रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों इसको लेकर देरी हो रही है, क्यों लगातार प्रशासकों को तैनात किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि प्रशासकों की तैनाती हुई और अब उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। इसीलिए आज की जो बैठक है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सूचना है, जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, वो यही कह रही है कि 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल का कार्यकाल करने की कवायद जो है वो चल रही है, जिसका फैसला आज इस कैबिनेट में हो सकता है। और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो लगातार उनका ये कहना है कि सरकार घबराई हुई है, इसलिए अलग अलग बहाने बनाकर जो है चुनाव टाले जा रहे हैं। हालांकि आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से इस बैठक में फैसला निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां पर अहिल्या स्मृति मैराथन, एक विरासत एक संकल्प, अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 से 31 मई के बीच में देश के
सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज राजधानी देहरादून में भी अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान शिरकत की है। और साथ ही बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा, महिलाओं और पुरुषों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल, मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और साथ ही खुद मुख्यमंत्री बच्चों के साथ दौड़ते हुए भी नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागी जो हैं उनको सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सबको जानने के लिए इस कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है फिट इंडिया के तहत भी युवाओं के अंदर खेल के प्रति रुझान को बढ़ावा देना इसका सबसे बड़ा विषय है। तो देखिए, हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना भी किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, लगातार युवाओं को प्रेरित करने जैसे मुहिम लगातार चलाई गई है। और आज की जिस मैराथन में आप आए हैं, ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर आज युवाओं ने बड़ी संख्या में, छोटे छोटे बच्चों ने भी, युवाओं ने और सीनियर सिटीजन्स ने भी, बड़ी संख्या में महिलाओं ने, युवतियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। और निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। इनसे शहर के अंदर एक नागरिकों में ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जो योगदान भारत की और ख़ास तौर पे सनातन के लिए रहा है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए एक सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूँ। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। वाराणसी में भी योगा होगा इस दौरान और योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित होगा। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। व्यापक स्तर से मनाया जाएगा योग दिवस, जहां पर सीएम के साथ 10 देशों के भी यहां पर राजदूत शामिल होंगे। 20 जून से की अगर बात करें तो दोपहर तक वाराणसी में पहुंच जाएंगे ये सभी और मुख्य आयोजन में 1000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसको लेकर देखिए व्यापक स्तर पर ये मनाया जाएगा योग दिवस और इसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। सीएम के साथ में 10 देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होंगे और 20 जून के दोपहर तक वाराणसी में भी इस कार्यक्रम के दौरान पहुंच जाएंगे, जहां पर मुख्य आयोजन में 1000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। और आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अगर कोई भी वोटर इस लिस्ट से छूट गया है तो उसके लिए बीजेपी गांव-गांव जाकर उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का काम करेगी। साथ ही महेंद्र भट्ट ने आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं,
हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत वृक्षों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े, बीडीसी क्षेत्र है वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायत में जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायत में हमारी जीत रही है। तो वहीं उत्तराखंड में अभी तक चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के चुनाव का ऐलान नहीं करने पर इसे कांग्रेस का दबाव बताया है। बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कार्यकर्ता बीजेपी में आता है तो वो भाजपा ही बन जाता है, लेकिन अगर कोई कांग्रेस में जाता है तो वो कांग्रेसी नहीं बन पाता है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो बात दल जिस दिन सस्ता लेता है, सुनो भाई, जिस दिन कोई व्यक्ति बीजेपी सस्ता लेता है वो भाजपा का कार्यकर्ता बन जाता है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पक्ष को कहने को कार्यक्रम लोग चलाते हैं। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो ये कहता है अगर बीजेपी कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जाता है हम उसकी गलती नहीं मानते, हमारी गलती अपना नहीं बना पाए। कांग्रेस में उल्टा होता है, कांग्रेस में तो जो है वो अपने नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये चिंता कांग्रेस की हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जो भाजपा में है वो भाजपा ही है। तो वही पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को बवंडर पार्टी की सरकार करार देते हुए कहा कि कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जाए। गोदियाल ने यह भी कहा कि बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पिछले 5 महीनों से टाले जा रहे हैं, सरकार सिर्फ जुमला यहां पर दे रही है और वो चुनावों के लिए तैयार है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये बवंडर की पार्टी की सरकार आखिर चाहती क्या है। इस प्रदेश में एक और जहां तमाम पंचायतों के इलेक्शन पिछले 5 महीने से ड्यू हैं और उम्मीद की जा रही थी, बीच बीच में सरकारी सगुफे छोड़ती रहती है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। जिन सचिव साहब का ये आज वक्तव्य है कि मुख्यमंत्री ने विचरण के माध्यम से ये कर दिया, उन्हीं का कुछ दिन पहले वक्तव्य था कि हम पूरी तरह से तैयार है, पंचायती राज विभाग चुनाव कराने के लिए तैयार है। पंचायती राज विभाग चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनाव जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है उनका कहना है कि हम तैयार हैं, वोटर लिस्ट तैयार है, वोटर तैयार है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तैयार है। तो वो कौन है जो इस चुनाव को नहीं कराना चाहता, आखिर है कौन वो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बवंडर की पार्टी की सरकार है। ये तो वहीं प्रदेश में इन दिनों बेमौसम बारिश और साथ ही ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। और इसी को लेकर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और नुकसान की विस्तृत जानकारी ली है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने नियमित मॉनिटरिंग करने और हर दिन की रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को भारत सरकार के मानक के अनुसार जल्द कागजी कार्रवाई कर किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है उसको लेकर अब एक रणनीति के तहत काम। और आगे बात करते हैं जहां पर धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बीते 3 वर्षों से 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन वही विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि किसी भी महकमे में चले जाइए, कोई भी अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करता। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लूटपाट पर ध्यान न देते हुए प्रशासन सिर्फ खनन पर ध्यान दे रहा है। कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया है कि 5 विधायकों ने कहा था कि भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्त करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। अब ऐसे में देखना यह है कि सरकार इसका जवाब कैसे देती है। जो सरकार का तंत्र है वो बिना सुविधा शुल्क के हिलने को तैयार नहीं है। अगर आप बात करें पुलिस प्रशासन की तो चोरी, हत्या, डकैती लगातार घटनाएं चलती जा रही है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो खनन पर मस्त है। आज अगर आप खनन की बात हो तो पुलिस की मुस्तैदी आप देखिए कितनी तेज है, वो खनन माफियाओं के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में खनन करवा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकार का मूलभूत उद्देश्य ही भूल गई है।
ये करप्शन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें पकड़कर सरकार दिखा रही है, जो बड़े बड़े लोग जो है कि करप्शन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में अगर आप निकालेंगे पिछले 3 साल में जो भी टेंडर हुए हैं, अगर आप देखेंगे उन टेंडरों को, जो बड़े टेंडर हैं उनमें आप भी अगर निकालेंगे कि कितने टेंडर डाले गए, ब्लॉक किए गए, तो आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से कि सारे मैनेज हुए हैं। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलग से फ्लू ओपीडी संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार ओमिक्रॉन का वेरिएंट इतना घातक नहीं है। अभी तक जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें कोई भी सीरियस केस सामने नहीं आया है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के लिए दून मेडिकल में 20 आईसीयू और 10 पीडियाट्रिक बेड जो है आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कोरोना को यहाँ पर निःशुल्क उसकी जांच भी कराई जाएगी। हाँ, कोविड को लेकर दून अस्पताल पूरी तरह तैयार है। अभी तक तो कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं है, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंजा क्लिनिक अभी शुरू करने वाले हैं। इस वीक हम लोग शुरू कर देंगे। दूसरा, हम लोग ने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, तो हम लोग ने 20 आईसीयू बेड्स और 10 हमने पीडियाट्रिक बेड्स हम लोग ने रिजर्व कर दिए हैं कोविड के लिए। और कोविड की टेस्टिंग जब तक वो फ्री होगी, उसके अब हमारे पास अभी तक फिलहाल हमारे पास काफ़ी मात्रा में किट्स उपलब्ध हैं और बाकी के लिए हमने डिमांड भेज दी है। तो देखिए, हरिद्वार के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब कैंसर के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली या फिर देहरादून भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगजीतपुर में होप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैंसर इलाज की हाईटेक सुविधाओं से लैस हो गया। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस ये हॉस्पिटल अब कैंसर के मरीजों को हरिद्वार में ही बेहतर इलाज देगा, जिसमें एक मेगा हेल्थ कैंप भी लगाया जा रहा है और जहां पर मरीजों को मुफ्त जांच और साथ ही परामर्श भी दिया जाएगा। तो होप सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जो है मेगा कैंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने का कैंप है, जिसमें तरह तरह के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को विशेष निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। और अगर कोई जांच करानी है या मेडिसिन लेनी तो उसमें हम डिस्काउंटेड रेट पर मेडिसिन भी देंगे और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और इस संस्थान के बारे में जानकारी हो सके, उसी उद्देश्य से जो है विश्व स्तरीय जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल इन्वेस्टिगेटर विद एआई विद फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब ये एडवांस फीचर वाली इन्वेस्टिगेटर कैंसर की मशीन आए हैं जो हर तरह की मॉडलिटीज देने में सक्षम है। इसमें ब्रेन ट्यूमर, लंग ट्यूमर, प्रोस्टेट ट्यूमर है, लीवर ट्यूमर है, जो असाध्य बीमारियां जहाँ पे उसको हम बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन जैसा ही रिजल्ट दे सकते हैं। और जितने भी ट्रीटमेंट IGRT भी एक फीचर होता है इसमें, इमेज गाइडेड डिसीजन थेरेपी, जिसमें कि हम लोग हर ट्रीटमेंट अंडर विजन करते हैं, तो मतलब एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए हम हो सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर चंबा प्रतापनगर, जाखड़ी धार और साथ ही धौल धार को जोड़ने का भी यहां पर प्रयास किया जा रहा है, जहां पर मथेला से मरोड़ा तक के लिए रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ताकि ये क्षेत्र भी चारधाम से जुड़ सके और इसका विकास हो सके। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इसी प्रोजेक्ट को लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। सुनिए। जो हमारी रिंग रोड बन रही है जिसमें 1200 करोड़ रुपया जो है वो स्वीकृत हो गया है, जैसे बस अड्डे को नया स्वरूप हम दे रहे हैं, चार धाम यात्रा का केंद्र भी ये बने। साथ में मैंने नया विचार दिया है कि मलेथा से मरोड़ा तक चार धाम को जोड़ने के लिए जो रेल मार्ग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और साथ में जिससे कि दृष्टि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के टिहरी के प्रति, तो ये प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जो है आय का स्रोत का केंद्र बनने जा रहा है भविष्य में। उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। 30 तारीख से 26 मई तक करीब 24 लाख के करीब श्रद्धालु ने अपना पंजीकरण कराया है। तो वहीं दर्शन करने वालों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। गंगोत्री में अब तक 12,000, यमुनोत्री में 11,000, बद्रीनाथ में 22,000, तो केदारनाथ में 23 से 24,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देखिए, 30 अप्रैल को हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुले थे। 30 तारीख से अगर हम देखते हैं तो 30 तारीख से लेके 26 मई तक के जो आंकड़े हैं, तो हमारा जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों मिला के
वो ऑलमोस्ट हमारा 34 लाख के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और उसके सापेक्ष में जो यात्रियों ने अब तक जो दर्शन किए हैं, ऑलमोस्ट 14,87,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। और विगत 10 से 12 दिनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी है। और कल की अगर हम आंकड़े देखें तो हमारा कल गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम में, यमुनोत्री में हमारा 12,000 यात्री था, 11,000 यात्री गंगोत्री में था। फिर बद्रीनाथ में ऑलमोस्ट हमारा 22,000 के करीब यात्री था, और केदारनाथ में भी 23 से 24,000 का यात्री था। और आगे बात करते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अब इसी चारधाम यात्रा पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु की संख्या में गिरावट आई है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है कि यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। पहलगाम हमले के बाद भले ही दिक्कत आई, मगर उत्तराखंड सरकार ने उसे बखूबी संभाला। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। पहली बात तो विपक्ष को जानकारी ही नहीं है कि यात्रा लगातार बढ़ रही है, और बीच में पहलगाम की घटना के बाद कुछ दिक्कतें आई थी, सरकार ने को संभाला। जब यात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अव्यवस्थाओं की चर्चा वहाँ के लोग करते हैं। आज व्यवस्थित यात्रा चल रही है, इसलिए कांग्रेस को संख्या दिखाई नहीं दे रही है। इसके बारे में बद्रीनाथ केदार गंगोत्री आप जाएंगे तो प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थित यात्रा है, इसलिए कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है। उधर देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर देखने के लिए देहरादून आरटीओ के कर्मचारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो हर गुरुवार सार्वजनिक वाहनों से ही कार्यालय पहुंचेंगे और इस दौरान उनको क्या सुविधा मिली, क्या परेशानी हुई, इसकी रिपोर्ट देंगे। आरटीओ, एआरटीओ, परिवहन कर सहित अन्य कर्मचारी भी सार्वजनिक वाहनों से ही कार्यालय आएंगे। उधर देहरादून में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था अब सुधरने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देहरादून आरटीओ शहर में एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डग्गामार वाहनों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों पर भी पैनी नजर रहेगी। वहीं सवारियों की सुविधाओं को लेकर भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल देहरादून आरटीओ को यात्रा से संबंधित लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब देहरादून आरटीओ एक्शन में आ गया है। इसमें हमारी ये प्राथमिकता में है, सबसे पहला जो भी हमारा सिटी ट्रांसपोर्ट है, उसमें चाहे सिटी बस हो, मैजिक हो और विक्रम जो है, ये इस समय देहरादून शहर में जो बेसिकली ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यही चला रहे हैं। तो इनको हमने एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुला के इनको हम बताएंगे कि आप चौराहों को, स्पेशली चौराहों को 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे खाली रखें, और गाड़ी अगर कहीं रोकते भी हैं ऐसा बीच में कहीं ना रोकें, अपने प्लेसेस पे रोकें जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में अब हम इलेक्ट्रॉनिक जो एनफोर्समेंट है हमारा, या हमारी एनपीआर कैमरा या स्मार्ट सिटी के कैमरा जो लगे हैं, इसमें हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। एक टीम हमारी वहाँ स्मार्ट सिटी के लिए जो लगी हुई है, जो उसका मॉनिटरिंग करती है, हम उससे कैमरे की डिटेल इस पर्पस के लिए भी लेंगे, फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर एक और सीएम पुष्कर सिंह धामी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में इस दौरान निर्देश जारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पौड़ी जनपद के यहां पर कलजी खाल ब्लॉक में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता में भारी अनदेखी की जा रही है। दरअसल हाल ही में बनी सड़क सिर्फ एक सप्ताह में ही टूटने लगी, जिससे कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं, और इसी को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और चेतावनी भी दी, अगर 10 जून तक सड़क का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ तो वो जोरदार आंदोलन करेंगे। देखिए, हम सब लोग कलजीखाल विकासखंड असवालसू पट्टी के लोग हैं, और हमारे कलजीखाल विकासखंड असवालसू पट्टी की 2 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो तीसरी गाइडलाइन है, उसके तहत हमारी 2 रोडें डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई थी, और अभी उनका डामरीकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन आप अगर अभी हमारे क्षेत्र में आते हैं, डामरीकरण को हुए अभी महज 1 महीना हो रहा है, और अभी से सड़क में जो डामरीकरण हुआ है वो उखड़ने लग गया है, और जगह जगह जहां उखड़ रहा है ठेकेदार पुनः उसका रिपेयरिंग टल्ले लगाकर उसका काम कर रहा है, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया। और अभी भी जितनी भी आगे सड़क का डामरीकरण हो रहा है वो बहुत घटिया स्तर का डामरीकरण हो रहा है, और उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर सांकेतिक धरना माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने एक ज्ञापन देने वाले हैं कि इस जो ये घटिया निर्माण यहाँ पर हो रहा है हमारे क्षेत्र में, उसका आप संबंधित विभाग को निर्देशित करें कि इस कार्य को गुणवत्तापूर्वक किया जाए। यह सड़क है बौसाल कलजीखाल मोटर मार्ग के नाम से है, और 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो वर्तमान में तो बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है, और आधी सड़क में पेंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी ग्रामीणों का हम भी देख रहे हैं कि वो सड़क जैसे ही
सड़क डामरीकरण का कार्य हो रहा है। 1 हफ्ते के अंदर सड़क उसी तरह से उखड़ भी रही है, जगह जगह उखड़ रही है और उस पर कितनी जगह अभी से टल्ले लगने शुरू हो गए हैं। और चलिए आगे बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर जिला पंचायत बैठक के बाद बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जल निगम के सहायक अभियंता को अपशब्द कहते हुए और डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद जनता में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन और पार्टी दोनों ही चुप है। अब सवाल यही है कि नेता को ये बेलगाम हक किसने दिया। दिमाग खराब हो रहा है, बीच में कूद रहा है, बीच में कैसा कूद रहा है, क्या मतलब है? एक तरफ जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपीडिशन यानी कि यहां पर एडवेंचर को लेकर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश से लोग उत्तरकाशी के टूर पर निकल पड़े हैं। वहीं पर्यटक अपनी टीम के साथ में गंगोत्री, गोमुख और तपोवन के दर्शन भी कर रहे हैं। इस टूर के दौरान जो भी पर्यटक यहां से गुजरते हैं वो निर्मल बाबा के जरूर उन पर दर्शन करते हैं। ये निर्मल बाबा कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और लोग इनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। खंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है जो कि ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए बहुत फेमस है और आजकल बहुत अच्छे ट्रेक हमारे कालंदी, वुडन स्टोन, बहुत सारे एक्सपीडिशन भी चल रहे हैं, जिसमें कि मैं आजकल गोमुख तपोवन ट्रेक पे गया था। यहाँ से हम उत्तरकाशी से पहले दिन गंगोत्री जाते हैं, दूसरे दिन भुजवास जाते हैं, तीसरे दिन गोमुख होते हुए तपोवन जाते हैं। तपोवन कोई लोग सेम डे में रिटर्न होते हैं, कुछ लोग वहाँ रेस्ट करते हैं, साइट सीइंग का आनंद लेते हैं और वहीं से सेम बैक भुजवासा, गंगोत्री, उत्तरकाशी आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सभी लोग बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन है सभी उत्तरकाशी, उत्तराखंड के लोगों के लिए कि यहाँ अच्छे टूरिस्ट चल रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये अच्छा विंडो है और सब लोग इस पर ध्यान देंगे। खंड में और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।